यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करना, मतलब खास तौर पर जब आप रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज यूज कर रही हो, तो कभी कभी काफी पेचीदा लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल। रिएक्ट खुद टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इनबिल्ट चीजें नहीं देता है। सही। हम्म, तो फिर हमें अक्सर बाहरी टूल्स पर डिपेंड करना पड़ता है। और यहीं पर मतलब चैलेंज आता है। इतने सारे ऑप्शंस है मार्केट में, कौन सा चुने, कैसे चुने। हाँ, और सिर्फ कोड लिखना ही नहीं, बल्कि ऐसे टेस्ट लिखना जो भरोसेमंद हो और जो डेवलपमेंट स्पीड को भी धीमा ना करे। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, वाईटेस्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी के ऑफिशियल डॉक्स हैं, और रिएक्ट टेस्टिंग पर एक यूट्यूब ट्यूटोरियल का ट्रांसक्रिप्ट भी है। तो आज की चर्चा का मकसद है इन सोर्सेज से मेन पॉइंट्स निकालना और समझना कि ये दो नए जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग टूल्स, वाईटेस्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी, ये डेवलपर्स की लाइफ कैसे आसान बना रहे हैं। हाँ, और हम थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे कि ये एक्चुअली हैं क्या, क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर वो वी टेस्ट का वाइट के साथ जो कनेक्शन है। हाँ, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट। बिल्कुल, वो कैसे काम करता है, ये दोनों मिलकर कैसे यूज होते हैं, और टेस्टिंग लाइब्रेरी के पीछे की फिलॉसफी क्या है। कोशिश करेंगे कि सेटअप और बेसिक टेस्ट लिखने का प्रोसेस भी क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए वे टेस्ट से ही शुरू करते हैं। मैंने सुना है आजकल इसकी काफी चर्चा है, खासकर इसकी स्पीड को लेकर। ये वास्तव में है क्या और क्यों ये इतना पॉपुलर हो रहा है? हाँ, वी टेस्ट, इसे वी टेस्ट कहते हैं। ये वाकई तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ये एक अगली पीढ़ी का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, और जैसा आपने कहा, इसकी सबसे बड़ी ताकत है वाइट के साथ इसका गहरा इंटीग्रेशन। अच्छा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? याद करें पुराने फ्रेमवर्क्स जैसे जेस्ट के साथ। मतलब सेटअप में काफी कुछ करना पड़ता था। बेबल कॉन्फ़िगरेशन, कभी-कभी एरर भी क्लियर नहीं होते थे। ट्यूटोरियल में भी इसका जिक्र था। डेवलपर्स के लिए थोड़ी सिरदर्दी थी वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वाइट टेस्ट इसे कैसे सॉल्व करता है? देखिए, वाइट टेस्ट का डिजाइन ही वाइट को ध्यान में रखकर किया गया है। वाइट तो आजकल फ्रंट एंड में अपनी सुपरफास्ट डेव सर्वर और बिल्ड स्पीड के लिए फेमस है ही, क्योंकि वो नेटिव ईएस मॉड्यूल्स यूज करता है। वाइट टेस्ट वही स्पीड और सिंप्लिसिटी टेस्टिंग में लाता है। ये आपकी मौजूदा वाइट कॉन्फ़िगरेशन फाइल vtest.config.ts या .js को ही यूज कर लेता है। मतलब टेस्टिंग के लिए अलग से कॉम्प्लेक्स सेटअप की जरूरत काफी कम हो जाती है। अच्छा, मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल? हाँ, मोस्टली एक ही जगह कॉन्फ़िगरेशन जो डेव और टेस्ट दोनों के लिए काम करे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और क्योंकि ये वाइट का ही ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन यूज करता है, तो टेस्ट्स भी बहुत तेजी से चलते हैं। इंस्टेंट फीडबैक मिलता है डेवलपर को। वाह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। कम कॉन्फ़िगरेशन, तेज रफ्तार। तो अगर किसी को ट्राई करना हो तो स्टार्ट कैसे करें? मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टॉलेशन काफी सीधा है। आप अपने प्रोजेक्ट में npm install -d ytest या yarn add -d ytest चलाकर इसे डेव डिपेंडेंसी की तरह ऐड कर सकते हैं। ओके। बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि वाइट का वर्जन 5.0.0 या नया हो, और Node.js 18.0.0 या नया। और एक मजेदार बात, आप चाहें तो बिना इंस्टॉल किए npx ytest से भी इसे चलाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन तो आसान है। अब मान लीजिए एक सिंपल सा टेस्ट लिखना है, जैसे दो नंबर्स को जोड़ने वाले फंक्शन का। वो कैसा दिखेगा वाई टेस्ट में? वो भी काफी सिंपल है। मान लीजिए आपकी एक sum.js फाइल है। आप उसके लिए एक sum.test.js या .spec.js नाम की फाइल बनाएंगे। वाइटेस्ट इन्हीं एक्सटेंशन वाली फाइल्स को टेस्ट फाइल मानता है। इसके अंदर का कोड बहुत जाना पहचाना लगेगा, खासकर अगर आपने जेस्ट यूज किया है। जैसे javascript.import expect test from ytest या describe it यूज कर सकते हैं। import sum from .sum.js, test 1 + 2 should be 3 का एरो नोटेशन, expect sum of 1, 2 .to be 3। अच्छा, तो सिंटैक्स जेस्ट जैसा ही है? हाँ, काफी हद तक। टेस्ट या इट से टेस्ट केस डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्ट एबीआई से रिजल्ट चेक करते हैं, फिर अपनी पैकेज.json में एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं जैसे टेस्ट वी टेस्ट, और फिर npm रन टेस्ट या yarn टेस्ट से टेस्ट चला सकते हैं। ठीक है। एक छोटी सी वार्निंग, अगर बन यूज कर रहे हैं तो बन रन टेस्ट चलाएं, बन टेस्ट नहीं, वरना बन का अपना टेस्ट रनर चल जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। आपने कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी कि वो वाइट के साथ इंटीग्रेटेड है। क्या इसमें और कुछ जानने लायक है? अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, वी टेस्ट डिफॉल्ट रूप से आपकी white.config.ts फाइल को ही देखता है। आप उसी फाइल में एक टेस्ट प्रॉपर्टी ऐड करके वी टेस्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स डाल सकते हैं, जैसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट करना, JSDOM या नोड।
लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक अलग vtest.config.ts फाइल भी बना सकते हैं। vtest उसे प्रेफरेंस देगा। ये तब यूजफुल हो सकता है जब आपकी टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन काफी अलग हो। अच्छा। और अगर आप vitest यूज नहीं भी कर रहे तब भी vitest यूज कर सकते हैं। बस आपको vitest.config.ts में सारी कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी। एक और बात, पहले टाइपिंग के लिए वो /directive reference types equal to vitest की जरूरत पड़ती थी, पर अब vitest config से इंपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वाइटेस्ट की कुछ और खास बातें, मतलब फीचर्स? हाँ, कई अच्छी चीजें हैं। इसका CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस काफी पावरफुल है। vitest कमांड डिफॉल्ट रूप से वॉच मोड में चलता है। मतलब फाइल्स चेंज होने पर टेस्ट अपने आप दोबारा रन होंगे? बिल्कुल, अगर सिर्फ एक बार चलाना है तो vitest रन है। vitest हेल्प से सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट सपोर्ट भी है, जो मोनोरेपो के लिए बढ़िया है, जहां अलग अलग हिस्सों के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। VS कोड के लिए ऑफिशियल एक्सटेंशन भी है, जो डिबगिंग वगैरह आसान बनाता है। और एक छोटी सी स्मार्ट चीज, अगर कोई जरूरी डिपेंडेंसी मिसिंग है तो vitest उसे इंस्टॉल करने का प्रॉम्प्ट देता है। हालांकि आप इसे बंद भी कर सकते हैं। शानदार। तो वाइटेस्ट एक तेज, मॉडर्न और डेवलपर फ्रेंडली टेस्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, खासकर वाइट यूजर्स के लिए। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और UI टेस्टिंग पर फोकस करते हैं। यहाँ टेस्टिंग लाइब्रेरी का नाम बहुत सुनने में आता है। इसका क्या फंडा है? ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? टेस्टिंग लाइब्रेरी का नजरिया मतलब टेस्टिंग को लेकर थोड़ा अलग है और मेरे ख्याल से काफी पावरफुल है। इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो इस एक लाइन में है, आपके टेस्ट जितने ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के तरीके से मिलते जुलते होंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वो आपको देंगे। मतलब? सोचिए उन पुराने दिनों के बारे में जब हम UI कंपोनेंट के टेस्ट लिखते थे, जो उसकी अंदरूनी चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, जैसे कि कंपोनेंट की स्टेट वेरिएबल का नाम क्या है, या किसी इंटरनल फंक्शन का नाम, या किसी DOM एलिमेंट पर कौन सी CSS क्लास लगी है। हाँ, याद है। फिर आप कोड को थोड़ा रिफैक्टर करते थे, वेरिएबल या क्लास का नाम बदलते थे, और भले ही कंपोनेंट यूजर के लिए बिल्कुल वैसा ही दिखे और काम करे, सारे टेस्ट फेल। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता था वो। बिल्कुल, टेस्टिंग लाइब्रेरी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। ये कहता है कि आपको कंपोनेंट के इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर किसकी करनी चाहिए? आपको उस चीज की टेस्टिंग करनी चाहिए जो यूजर देखता है और जिसके साथ इंटरैक्ट करता है। स्क्रीन पे क्या रेंडर हो रहा है, क्या यूजर बटन पे क्लिक कर सकता है, फॉर्म सबमिट करने पर सही मैसेज दिखता है या नहीं। टेस्टिंग लाइब्रेरी आपको ऐसे टेस्ट लिखने के लिए एनकरेज करता है और टूल्स देता है जो कंपोनेंट के बाहरी व्यवहार पर फोकस करते हैं। नतीजा ये होता है कि आपके टेस्ट ज्यादा मेंटेनेबल बनते हैं, वो रीफैक्टरिंग से आसानी से टूटते नहीं है। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है। तो टेस्टिंग लाइब्रेरी असल में है क्या? क्या ये वीटेस्ट जैसा कोई टेस्ट रनर है? नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिंग लाइब्रेरी कोई टेस्ट रनर या टेस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है। ये वीटेस्ट या जेस्ट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उनके साथ काम करता है। ओके। ये एक्चुअली यूटिलिटी फंक्शंस का एक सेट है जो आपको DOM नोड्स, मतलब आपके UI एलिमेंट्स को ठीक वैसे ही ढूंढने और उनके साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है जैसे एक रियल यूजर करता है, चाहे आप टेस्ट JSDOM में चला रहे हो या रियल ब्राउजर में। अच्छा। और ये फ्रेमवर्क एग्नोस्टिक भी है, मतलब इसका कोर प्रिंसिपल किसी खास UI लाइब्रेरी पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू के लिए इसके कन्वीनियंट रैपर्स अवेलेबल हैं, जैसे @testinglibrary react, @testinglibrary view वगैरह। अच्छा, तो ये हमें यूजर की तरह कंपोनेंट से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। तो फिर ये किन चीजों को टेस्ट करने से बचने को कहता है? जैसा मैंने पहले कहा, इंप्लीमेंटेशन डिटेल से बचना, मतलब आपको आमतौर पर इन चीजों को डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपोनेंट की इंटरनल स्टेट, इंटरनल मेथड्स, लाइफ साइकिल मेथड्स या चाइल्ड कंपोनेंट्स का रेंडर होना। आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पेरेंट कंपोनेंट ओवरऑल क्या आउटपुट दे रहा है, न कि वो किन चाइल्ड कंपोनेंट से बना है। मेन फोकस हमेशा इस पर, क्या कंपोनेंट यूजर के लिए सही से काम कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में, इम्प्लीमेंटेशन से बिहेवियर की तरफ। अब बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों टूल, वाइटेस्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी, एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में साथ में कैसे काम करते हैं। हमने जिस YouTube ट्यूटोरियल का जिक्र किया था, उससे कुछ प्रैक्टिकल आइडिया मिल सकता है। उसमें बताया गया था कि वाइटेस्ट के साथ सेटअप आसान था जेस्ट की तुलना में। हाँ, ट्यूटोरियल इस प्रोसेस को काफी अच्छे से दिखाता है। सेटअप में कुछ मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो शायद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना होगा। ट्यूटोरियल में कौन सी मेन डिपेंडेंसीज मेंशन की थी? बिल्कुल, ट्यूटोरियल में 4 मेन डेव डिपेंडेंसीज बताई गई थी।
एक तो वाइटेस्ट हमारा टेस्ट रनर, दूसरा @testing-library React। ये React कंपोनेंट्स को रेंडर करने और इंटरैक्ट करने की मेन यूटिलिटीज देता है। ठीक है। तीसरा @testing-library Jest-DOM। ये Jest के और वाइटेस्ट के साथ भी काम करता है। एक्सपेक्ट फंक्शन को कुछ बहुत यूजफुल कस्टम मैचेस देता है, खासकर DOM एलिमेंट्स के लिए, जैसे टू हैव टेक्स्ट कंटेंट, टू बी विजिबल वगैरह। यूजफुल। और चौथा @testing-library -user event। ये यूजर के इंटरेक्शन जैसे क्लिक करना, टाइप करना, इनको सिमुलेट करने का एक ज्यादा रियलिस्टिक तरीका देता है, बजाय @testing-library React के फायर इवेंट के। यूजर इवेंट असली ब्राउजर इवेंट्स के ज्यादा करीब है। ठीक है, ये 4 मेन पैकेजेस हो गए। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, whiteconfig.js में क्या चेंजेस करने होते हैं? whiteconfig.js में आपको एक टेस्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है। ट्यूटोरियल के हिसाब से इसमें कुछ मेन चीजें सेट करनी होती हैं। ग्लोबल्स ट्रू। ये किस लिए? इससे डिस्क्राइब, इट, एक्सपेक्ट जैसे फंक्शंस ग्लोबली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हर टेस्ट फाइल में इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हालांकि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट्स को प्रेफर करते हैं, पर यह कॉमन प्रैक्टिस है। ओके। और एनवायरनमेंट JS-DOM ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे React कंपोनेंट्स ब्राउजर DOM में रेंडर होते हैं। हमें टेस्ट के लिए वैसा ही माहौल चाहिए। JS-DOM Node.js के अंदर एक वर्चुअल DOM एनवायरनमेंट बनाता है। और सेटअप फाइल्स, यहां आप एक या ज्यादा फाइलों का पाथ देते हैं जो हर टेस्ट सूट से पहले रन होंगी। ट्यूटोरियल में यहां एक सेटअप फाइल जैसे .testsetup.js का पाथ दिया गया था। अच्छा, तो ये सेटअप फाइल्स वाली फाइल क्या करती है? आपने कहा हर टेस्ट से पहले चलती है। हाँ, ये सेटअप फाइल कुछ जरूरी काम करती है। ट्यूटोरियल के एग्जाम्पल में इसमें 3 मेन चीजें थीं। एक तो @testing-library Jest.ytest को इंपोर्ट करना, वो मैचर्स के लिए। हाँ, वो DOM स्पेसिफिक मैचर्स जैसे टू हैव टेक्स्ट कंटेंट ऐड करने के लिए। दूसरा @testing-library React से क्लीनअप इंपोर्ट करना और उसे आफ्टर ईच हुक में कॉल करना। क्लीनअप क्यों? देखिए, रेंडर फंक्शन कंपोनेंट को JS-DOM में माउंट करता है। क्लीनअप ये पक्का करता है कि हर टेस्ट के बाद वो कंपोनेंट और उसका DOM अनमाउंट हो जाए, ताकि एक टेस्ट का बचा हुआ स्टेट अगले टेस्ट को अफेक्ट ना करे। अच्छा, सफाई के लिए। ठीक है। और तीसरा वाइटेस्ट से आफ्टर ईच इंपोर्ट करना, जिसमें हम क्लीनअप को कॉल करते हैं। समझ गए। क्लीनअप हर टेस्ट के बाद सफाई करता है और Jest-DOM हमें बेहतर असर्शंस देता है। और आखिरी सेटअप स्टेप package.js में test.ytest स्क्रिप्ट ऐड करना। तो अब हम टेस्ट लिखने के लिए रेडी हैं। चलिए ट्यूटोरियल के एरर मैसेज कंपोनेंट के उदाहरण को देखते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज दिखाता है। इसका टेस्ट कैसे लिखा था? हाँ, ये सिंपल एग्जाम्पल था। टेस्ट फाइल errormessage.test.js6 में पहले इंपोर्ट्स, वाइटेस्ट से डिस्क्राइब, इट, एक्सपेक्ट, अगर globals.true नहीं है, और @testing-library React से रेंडर और स्क्रीन। डिस्क्राइब ब्लॉक यूज किया रिलेटेड टेस्ट्स को ग्रुप करने के लिए। हाँ। फिर टेस्ट के अंदर रेंडर एरेस से कंपोनेंट रेंडर किया। और फिर एलिमेंट कैसे ढूंढा? यहीं पर ट्यूटोरियल ने screen.getByTestID यूज करने की सलाह दी थी। कंपोनेंट में शायद data-testid मैसेज कंटेनर जैसा कुछ ऐड किया गया होगा। हाँ, तो ये getByTestID ही क्यों? ट्यूटोरियल ने क्या वजह बताई थी और क्या यही बेस्ट तरीका है? देखिए, ट्यूटोरियल का ताक था कि data-testid जैसे एट्रीब्यूट्स खास तौर पे टेस्टिंग के लिए होते हैं, और कोड रिफैक्टरिंग जैसे CSS क्लास बदलना या टेक्स्ट बदलना, उसके दौरान इनके बदलने की संभावना कम होती है, तो टेस्ट टेबल रहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, प्रैक्टिकल है। हालांकि ये टेस्टिंग लाइब्रेरी की कोर फिलॉसफी से थोड़ा हटकर है। टेस्टिंग लाइब्रेरी खुद एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स, गेट बाय रोल, गेट बाय लेबल टेक्स्ट या स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट, गेट बाय टेक्स्ट से एलिमेंट्स ढूंढने को प्रेफर करने को कहता है, क्योंकि यही वो तरीके हैं जिनसे असली यूजर या स्क्रीन रीडर जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज UI को समझती हैं। गेट बाय टेस्ट ID को अक्सर लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, जब कोई और रिलायबल तरीका न मिले। अच्छा, तो ये एक ट्रेड ऑफ है। डेटा टेस्ट ID से स्टेबिलिटी मिलती है, पर गेट बाय रोल या गेट बाय टेक्स्ट यूजर एक्सपीरियंस के ज्यादा करीब है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट लिखने वाले को ये सोचना होगा। बिल्कुल। टेस्ट में फिर एक्सपेक्ट एलिमेंट .have टेक्स्ट कंटेंट से चेक किया कि सही टेक्स्ट है या नहीं। अब इंटरैक्शन की टेस्टिंग पर आते हैं। ट्यूटोरियल में पैजिनेशन कंपोनेंट का उदाहरण था, जो पेज नंबर दिखाता है और क्लिक होने पर एक फंक्शन कॉल करता है। हाँ, तो यहाँ क्लिक इवेंट कैसे टेस्ट किया और फंक्शन कॉल कैसे वेरीफाई किया? यहाँ कुछ और चीजें यूज हुई।
पहले तो क्योंकि कई पेज नंबर वाले एलिमेंट्स हो सकते थे, मान लीजिए सबका डेटा टेस्ट आईडी पेज कंटेनर है, तो screen.all by test id पेज कंटेनर यूज किया गया, जिससे सारे एलिमेंट्स का एरे मिला। ओके, ऑल गेट। हाँ, फिर किसी पेज नंबर पर क्लिक सिमुलेट करने के लिए ट्यूटोरियल में एट टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट से फायर इवेंट डॉट क्लिक यूज किया। जैसा हमने पहले कहा, एट टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट का यूजर डॉट क्लिक ज्यादा बेहतर माना जाता है, पर फायर इवेंट भी काम करता है। और वो फंक्शन जो क्लिक होने पर कॉल होना था, जैसे सिलेक्ट पेज हैंडलर, उसे कैसे जांचा? इसके लिए हमें मॉकिंग की जरूरत पड़ती है। वाइटेस्ट इसके लिए जेस्ट की तरह ही va ग्लोबल ऑब्जेक्ट देता है, अगर globals.true है, या आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। va.fn से एक मॉक फंक्शन बनाते हैं, const handle click is equal to va.fn। फिर इस मॉक फंक्शन को प्रॉप के तौर पर कंपोनेंट में पास करते हैं। पैजिनेशन select page is equal to handle click। क्लिक फायर करने के बाद आप expect.handleclick.hasCalledFunction या expect.handleclick.hasCalledFunction टाइम्स 1 जैसे मैचर से चेक कर सकते हैं कि मॉक फंक्शन कॉल हुआ या नहीं। और आर्ग्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे expect.handleclick.hasCalledWith3। समझ गए। तो VFN से मॉक फंक्शन बना के हम इवेंट हैंडलर्स की कॉल्स ट्रैक कर सकते हैं। ट्यूटोरियल में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी डिपेंडेंसीज को मॉक करना। जैसे पैजिनेशन शायद पेज नंबर की रेंज बनाने के लिए किसी यूटिलिटी फंक्शन यूटिल्स रेंज पर डिपेंड करता था। इसे कैसे हैंडल किया? यूनिट टेस्ट तो आइसोलेटेड होने चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। यूनिट टेस्ट का यही मतलब है कि आप एक यूनिट यहाँ पैजिनेशन कंपोनेंट को बाकी सिस्टम से अलग करके टेस्ट करें। आप नहीं चाहते कि पैजिनेशन का टेस्ट इसलिए फेल हो क्योंकि यूटिल्स रेंज फंक्शन में बग है। तो यूटिल्स रेंज को मॉक करना होगा। एग्जैक्टली। वाइटेस्ट इसके लिए v.mock देता है। ट्यूटोरियल में से डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर बिफोर ईच हुक में यूज किया था। कैसे? आप vmock को उस मॉड्यूल का पाथ देते हैं जिसे मॉक करना है, और साथ में एक फैक्ट्री फंक्शन। ये फैक्ट्री फंक्शन उस मॉड्यूल का नकली वर्जन लौटाता है, जैसे vmock.utilsRange, arrow equal to bracket v.mock.fact12345। यहाँ हमने रेंज फंक्शन को एक मॉक फंक्शन से बदल दिया जो हमेशा 12345 लौटाता है, असली लॉजिक को चलाए बिना। इंटरेस्टिंग। और आफ्टर ईच में v.clearAllMocks क्यों था? ये बहुत जरूरी है। vmock टेस्ट रूट के दौरान मॉड्यूल को बदल देता है। अगर आप इसे हर टेस्ट के बाद रीसेट नहीं करेंगे तो एक टेस्ट का मॉक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है। v.clearAllMocks ये पक्का करता है कि हर टेस्ट एक साफ स्लेट के साथ शुरू हो, जहां तक मॉक्स का सवाल है। ठीक है, ये मॉकिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। आखिर में ट्यूटोरियल में उस यूटिल्स रेंज जैसे यूटिलिटी फंक्शन को डायरेक्टली टेस्ट करना भी दिखाया था। वो तो सीधा होगा शायद। हाँ, वो काफी सिंपल था, क्योंकि रेंज एक प्योर फंक्शन है, कोई यूआई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे टेस्ट करना आसान है। आप बस फंक्शन को अलग अलग इनपुट के साथ कॉल करते हैं और expect.result.to इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसे मैचर से आउटपुट चेक करते हैं। इसके लिए टेस्टिंग लाइब्रेरी की जरूरत नहीं, सिर्फ वाइटेस्ट के टेस्ट और एक्सपेक्ट काफी हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने वाइटेस्ट को एक तेज वाईटी इंटीग्रेटेड टेस्ट रनर और फ्रेमवर्क के रूप में देखा, और टेस्टिंग लाइब्रेरी को एक फिलॉसफी और टूल सेट के रूप में, जो हमें यूजर सेंट्रिक तरीके से यूआई कंपोनेंट्स टेस्ट करने में मदद करता है। हमने ये भी समझा कि रिएक्ट प्रोजेक्ट में इन्हें सेटअप कैसे करें, एलिमेंट्स कैसे खोजें और उसमें क्या सोचना चाहिए, यूजर इंटरेक्शन कैसे टेस्ट करें और डिपेंडेंसीज कैसे मॉक करें। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है कि टेस्टिंग का फोकस कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, उस पर नहीं बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि वो यूजर के लिए क्या बिहेवियर दिखा रहा है। सही। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपके टेस्ट न सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, बल्कि कोड बदलने पर उनके टूटने की संभावना भी कम होती है, जिससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। विटेस्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी मिलकर इस मॉडर्न अप्रोच को अपनाने में काफी मदद करते हैं। ये वाकई डेवलपर्स के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर बड़ी एप्लीकेशंस में। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने ट्यूटोरियल के हवाले से डेटा टेस्ट आईडी के इस्तेमाल पर बात की, जो स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि टेस्टिंग लाइब्रेरी खुद गेट बाय रोल या गेट बाय टेक्स्ट जैसे सिलेक्टर्स को प्रेफर करता है, जो यूजर एक्सपीरियंस के ज्यादा करीब हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमें हमेशा स्टेबिलिटी के लिए डेटा टेस्ट आईडी पर ही डिपेंड रहना चाहिए, जैसा ट्यूटोरियल ने सजेस्ट किया, या हमें टेस्टिंग लाइब्रेरी की फिलॉसफी फॉलो करते हुए ज्यादातर यूजर फेसिंग क्वेरीज जैसे रोल, टेक्स्ट,
लेबल यूज करने की कोशिश करनी चाहिए और डेटा टेस्ट आईडी को सिर्फ तब यूज करना चाहिए जब कोई और ऑप्शन ना हो। अच्छा सवाल है। इन दोनों अप्रोच के बीच सही बैलेंस कैसे मिलेगा? क्या यह बैलेंस प्रोजेक्ट पर, टीम की प्रायोरिटीज पर या शायद कंपोनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं है और इस पर सोचना यूजफुल हो सकता है जब आप अपने अगले रिएक्ट कंपोनेंट के लिए टेस्ट लिख रहे हों।